आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में पहली बार मेरे जीवन में एक बहुत विचित्र घटना घटी थी। इसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया, करता भी तो कैसे, कोई भी मुझ पर विश्वास जो नहीं करता। लेकिन फिर औरों को मैं दोष भी क्यों दूं, ये वाकया ही इतना अजीब है। अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मैं भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। ये वाकया उन दिनों का है जब मेरा ट्रांसफ़र भावनगर नाम के छोटे से शहर में हो गया था। मुझे अगले ही दिन वहाँ का चार्ज संभालना था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं पूरी रात सफ़र करूँगा और सुबह सवेरे भावनगर पहुँच जाऊँगा। मैं करीब रात के 10 बजे अपनी कार लेकर भावनगर को चल पड़ा। रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक कम था। अकेले इतनी दूर का सफ़र करना बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने कार का स्टीरियो चलाया और गाने सुनता हुआ कार चलाने लगा। भावनगर पहुंचने के लिए मुझे हाईवे 52 से होकर गुजरना पड़ता। इस हाईवे से कुछ अलग भाग रात को तो क्या, दिन में भी बिल्कुल वीरान ही रहते थे। दिन में मुश्किल से गाड़ियां ही इस रास्ते से गुजरती थीं, तो फिर रात में तो गाड़ियों के आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। इस हाईवे के बारे में दिल्ली में अपने सहकर्मियों से मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी। अगर उनकी माने तो यह हाईवे हॉन्टेड है। रात के 3 बजे के आसपास इस हाईवे पर एक आदमी घूमता हुआ नजर आता है। यहाँ के लोग उसे हाईवे मैन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ से जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उनसे लिफ्ट मांगता था, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है वो अचानक गायब हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसी बातों पर हंसी आती थी। जैसे ही मैंने हाईवे 52 में प्रवेश किया, अपने दोस्तों के चटपटे भूतिया किस्से मुझे याद आ गए और मैं हंस पड़ा। अरे यार, मैं खुद से मुस्कुराया और बोला, अकेले कार चलाते चलाते ऊब गया हूँ। अगर वो हाईवे मैन मिल जाता तो थोड़ी गपशप कर लेते यार। अब मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी। ऐसी हालत में कार चलाना खतरनाक था, इसलिए मैंने कार को सड़क के किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी थी, जैसे प्रकृति काला लिबास पहने शोक मना रही हो। मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने के बाद माचिस नीचे फेंककर उसे पैर से कुचलकर बुझा दिया। एक सिगरेट मिलेगी प्लीज? उस सन्नाटे में मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी तो मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी सड़क पार कर मेरी तरफ आ रहा था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी थी और कपड़ों को देखकर लगता था कि वो किसी अमीर घर का है। मैंने उसे एक सिगरेट दे दी। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे बारीकी से देखते हुए पूछा। घर वापस जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अब इस समय तो मैकेनिक मिलेगा नहीं, तो सोचा पैदल ही निकल लूँ। बस थोड़ा आगे ही मेरा घर है, इसलिए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया है, लेकिन गाड़ी को धक्का मारते मारते जान निकल गई। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। जाने क्यों उस अजनबी की हालत पर मुझे तरस आ गया। मेरा नाम राज है। कार चल पड़ी तो उसने मेरे बिना पूछे ही कह दिया, मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ है। अपनी कहानियों को एक किताब के रूप में प्रकाशित करना मेरा बहुत बड़ा सपना है। इसी सिलसिले से मैं शहर गया था, तो वहाँ तो बात बनी नहीं और आते वक्त गाड़ी भी बंद पड़ गई। अच्छा, तो आप लेखक हैं? मैंने रियरव्यू मिरर से उसे देखा तो मुझे नजर आया कि उसके माथे पर एक गहरी चोट का निशान था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा वक्त कट जाएगा। ये कहानी 2 दोस्तों की है, विशाल और रजत। दोनों साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, विशाल का लालच भी बढ़ता गया। विशाल और रजत अक्सर रजत के फार्म हाउस पर बिजनेस संबंधी बातें करने के लिए मिलते थे। ऐसे ही एक रात
विशाल रजत से मिलने आया और उसने कुछ ऐसी बात की जो रजत कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने मिलके मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया, उन्हें कम वेतन देकर ज्यादा काम करवाने की बात की, यहाँ तक कि फर्जी खाता दिखाकर इनकम टैक्स से बचने की भी बात की। विशाल ने साफ मना कर दिया, लेकिन इस कंपनी में रजत का भी बराबर का हिस्सेदार था। बिना उसकी रजामंदी के विशाल कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए विशाल उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब रजत किसी भी तरह से ना माना तो विशाल को गुस्सा आ गया। जिस हॉल में वो बैठकर बातें कर रहे थे वहां एक लोहे की प्रतिमा रखी हुई थी जिसके हाथ में एक छड़ी थी। विशाल ने उस छड़ी को निकालकर रजत पर वार कर दिया और रजत वहीं ढेर हो गया। उसने रजत की लाश को फार्म हाउस के तहखाने में बंद कर दिया। अगले दिन वो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आया और उसने रजत के लाश के अंगूठे का छाप उन कागजों पर लगवाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उसके बाद उसने लाश को तहखाने की दीवार में चुनवा दिया। बस तब से रजत इस इंतजार में ही है कि कब इस मामले का सच बाहर आए। लेकिन रजत तो मर चुका है ना? मैंने बड़ी हैरानी से पूछा। मौत हर कहानी का अंत नहीं होती इंस्पेक्टर खुराना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मेरा घर आ गया। मैंने कार रोक दी और उसे अंधेरे में ओझल होते हुए देखता रहा। लेकिन उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मेरी कार जब थोड़ी आगे बढ़ी तब मेरे दिमाग में एकाएक ये ख्याल आया। उसे जेब से जब मैंने सिगरेट का पैकेट निकालकर देते वक्त देखा था, शायद तब उसने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लिया होगा। मैंने सर हिलाया और आगे का सफर तय करने निकल पड़ा। अगले दिन मुझे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर में बुलाया गया। मैंने उन्हें बड़ी गर्मजोशी के साथ सलामी दी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने चुपचाप एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तिलकराज वर्मा की फाइल है, कमिश्नर साहब ने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा। यह पिछले 5 साल से गुमशुदा हैं। तुम्हें सबसे पहले इन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बहुत से अफसरों ने कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने वो फाइल खोली और पहले पन्ने पर ही तिलकराज वर्मा की तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखते ही मैं चौंक गया। सर, मैंने तस्वीर कमिश्नर को दिखाते हुए कहा, इस आदमी को मैंने कल रात देखा था। क्या बात कर रहे हो तुम? कमिश्नर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने फाइल बंद करते हुए कहा। मैं जानता हूँ ये कहाँ मिलेगा। मैं अपनी पुलिस जीप में बैठा और सीधे हाईवे 52 की तरफ रवाना हो गया। हाईवे पर मैंने ठीक उस जगह पर जीप रोक दी जहां मैंने कल रात उस आदमी को उतारा था। वहां से एक कच्ची सड़क एक बंगले की तरफ जाती थी। यहीं पर होगा वो, कहते हुए मैं जीप से उतरा और उस तरफ चल पड़ा। एक बूढ़े नौकर ने दरवाज़ा खोला। वर्मा साहब हैं? मैंने उनसे पूछा। साहब तो कई 5 सालों से लापता हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कहते हुए नौकर की आंखें भर आईं। मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस बंगले की तलाशी लेने की सोची। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया। आखिरी बार तुमने अपने साहब को कब देखा था? जी 5 साल पहले, नौकर नजरें झुकाए बोला। उस रात वो अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठे थे, बातें कर रहे थे। देर बहुत हो चुकी थी तो इसलिए मैं अपना काम खत्म करके अपने घर चला गया। कहाँ है वो हॉल? जी इस तरफ। मुझे वो घर के बाईं तरफ ले गया। हॉल में तिलकराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उस तस्वीर में उसके माथे पर वो निशान नहीं था जो मैंने कल रात देखा था। फिर मेरी नज़र हॉल में रखी हुई एक लोहे की प्रतिमा पर गई। उसके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में नहीं। उसे देखकर मुझे ज़रा शक हुआ। क्या इस मूर्ति के दोनों हाथों में छड़ी हुआ करती थी? मैंने नौकर से पूछा। जी, उसने सिर झुका लिया। तो दूसरी छड़ी कहाँ गई? पता नहीं साहब,
नौकर ने बड़े दीन भाव से कहा। अगले सुबह जब मैं वापस आया तो वर्मा साहब भी घर पर नहीं थे और यहाँ से ये छड़ी भी गायब थी। अब मुझे पूरी पहेली समझ आ गई। यहाँ कोई तहखाना है? मैंने फौरन पूछा। जी साहब। नौकर मुझे तहखाने में ले गया। मैंने तहखाने की दीवारों को उंगलियों से ठोक कर देखा। उसमें से एक दीवार खोखली थी। मैंने नौकर से फावड़ा लाने को कहा। फावड़े से उसने कुछ ही वार किए होंगे कि वो दीवार ढह गई। अंदर एक बक्सा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उस फावड़े से बाहर करके उस ताले को खोला। उसमें से एक नर कंकाल निकला और साथ ही वो लोहे की छड़ी भी जिस पर खून लगा हुआ था। उस कंकाल के माथे पर भी वैसा ही निशान था जैसा मैंने बीती रात राज के माथे पर देखा था। मैंने वो कंकाल फॉरेंसिक क्लिनिक के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे फॉरेंसिक की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हाईवे 52 पर अंधेरी रातों में भटकने वाले हाईवे मैन का सच तो मैं जान ही चुका था। कल रात राज ने जो बात कही थी वो बार बार मेरे कानों में गूंजने लगी। मौत हर कहानी का अंत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।